Hello everyone, welcome to the daily newspaper analysis for यूपीएससी एग्ज़ाम। आज है 19th ऑफ दिसंबर। मेरा नाम है लोकेश चौधरी और जैसा कि हम डेली यूपीएससी के लिए जो भी न्यूज़पेपर की एनालिसिस है, वो चाहे द हिंदू हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हों, उन सब की हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो चाहे कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हो या सीडीएस, सीएपीएफ, पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए, या फिर किसी की एसएसबी आई हो, वो अपने लेक्चरेट के टॉपिक्स या ग्रुप डिस्कशन के लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लिए चूज कर सकता है। खासकर एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरनेट और करंट अफेयर में, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं पहली खबर पे। जैसा कि अर्जेंटीना वोन द फीफा वर्ल्ड कप। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जीत लिया है। खैर, आपको खबर मिल गई होगी। तो इस पे हुआ ये कि कल फाइनल था। फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में। अर्जेंटीना काफ़ी बढ़िया खेली। अर्जेंटीना ने काफ़ी बढ़िया खेली बहरहाल, फिर लेकिन जो फ्रांस के एक प्लेयर थे मबप्पा, इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और मात्र ये 24 साल के हैं। तो फ्रांस की टीम हार गई जब फ्रांस की टीम हार गई, तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, इमैनुअल मैक्रोन साहब, उन्होंने आके ग्राउंड पे इनका साथ दिया और इनके साथ खड़े रहे। काफ़ी मायूस हो गए थे। आपने देखा होगा वीडियो में या फिर सोशल मीडिया पे ये पिक्चर वायरल हो रही है। तो खैर ये बात थी और अर्जेंटीना ने जीत लिया है। लियोनेल मेस्सी की टीम थी लेड। लियोनेल मेस्सी शायद काफ़ी ये लियोनेल मेस्सी की। ठीक है, तो ये थी पहली खबर। बहरहाल मैं आगे फीफा पे वीडियो बनाऊंगा जब सारे कंपाइल्ड हो जाएं, किसको क्या मिला, किसको बूट मिला, किसको कौन सी ट्रॉफी मिली, किसको मैन ऑफ द मैच मिला, किसको मैन ऑफ द सीरीज मिली। इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा, कतर में हो रहा है, जैसा कि आपने जान रहे हैं कतर में हो रहा था ये। ठीक है, बढ़ते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, फिर से सुर्खियों में आ गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसका ये इसलिए लाया गया था, जैसा कि सरकार ने कहा था कि जो बांग्लादेशी हैं, जो बांग्लादेश में, फिर पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में या फिर कोई अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो कोई माइनॉरिटीज़ हैं, 6 माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो बुद्धिस्ट हो, पारसी हो, जैन्स हो, ठीक है, और क्रिश्चियंस हो। तो इन सबको हमारे देश में सिटीजनशिप देने का प्रबंध किया गया था, प्रोविज़न था इससे, और इसमें काम चालू हो गया है अब और सिटीजनशिप देने का हो गया है। बस गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अगर किसी का पासपोर्ट क्या हो गया है, एक्सपायर हो गया है। अगर किसी का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, तो वो अपने पासपोर्ट रिन्यूअल करा ले हाई कमीशन से दिल्ली में। अगर वो पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान एम्बेसी में जाके करा ले पासपोर्ट रिन्यूअल, जो कि वहाँ पे अथॉरिटी बैठती है, वहाँ करा ले। और जो अफगानिस्तान का है, वो भी सारे लोग एम्बेसी में जाके अपना पासपोर्ट रिन्यूअल करा लें और डॉक्यूमेंट के साथ रेडी रहें और अप्लाई कर दें साइट पे कि हाँ, हमको यहाँ की नागरिकता चाहिए। अभी तक 80,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया है। 80,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया है कि हमें भारत की नागरिकता चाहिए, हमें इंडियन सिटीजन बनना है। ठीक है, तो ये सब 3 देशों के लिए था, तो इस वजह से सुर्खियों में आ गया है। फिर से सीएए, काफ़ी इस पे क्लैशेस हुए थे, डिस्प्यूट हुए थे, फिर प्रोटेस्ट हुए थे, वायलेंस भी हुए थे और कहीं-कहीं तो धरना प्रदर्शन काफ़ी टाइम तक, प्रोटेस्ट काफ़ी टाइम तक चला था। ठीक है, बट कोविड के बाद आने के बाद सब शांत हो गया। तो ये गवर्नमेंट का एक्ट है। ठीक, तो ये थी दूसरी खबर। चलते हैं अब अगली खबर पे। अगली खबर है कि हमारे इंडियन नेवी को एक आईएनएस मोरमुगाव मिल गया है। ये एक डिस्ट्रॉयर शिप है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जैसा कि आप हेडिंग में देख सकते हैं, मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। तो डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह ने इसको कमीशन किया और इसकी हम थोड़ी सी जानकारी ले लें कि ये
एक क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल भी इस पे हो सकती है। ये क्रूज मिसाइल से लैस है। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होगा ये। ब्रह्मोस से लैस होगा। ठीक है, इस पे ब्रह्मोस रहेगी। सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल होंगी। सरफेस टू सरफेस मिसाइल होंगी। सरफेस टू एयर मिसाइल्स होंगी। ये सभी इस पे हो सकते हैं और सभी ये कैरी कर सकता है और अपने डिफेंस में ये फायर भी कर सकता है। वो चाहे सबमरीन पे हो या फिर कोई एयरक्राफ्ट हो, उस पे फायर कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है। इसमें क्या है कि इसकी जो थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन की बात कर लें, ये 163 मीटर लॉन्ग है और इसको बनाने के लिए जो 75% पार्ट्स हैं, 75% जो पार्ट्स हैं वो इंडिजिनस हैं, यानी कि वो खुद इंडिया ने डेवलप किए हैं, खुद इंडिया ने बनाए हैं। और इसको बनाने वाली कोई कंपनी है, जो बनाने वाली डिज़ाइन किसने किया था? डिज़ाइन इसका दिया था इंडियन नेवी, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन, नेवल डिज़ाइन। ठीक है। और कंस्ट्रक्ट किसने किया, इसको बनाया किसने? वो था माजागो डॉक शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया था। ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड मुंबई ने ये बनाया था। इसका नाम कैसे पड़ा? तो 2011 में, 2011 के दिसंबर महीने में गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम नेवी को 4 आईएनएस देंगे, यानी कि इंडियन नेवल शिप देंगे, जिसमें 4 कौन-कौन से थे? आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस विशाखापट्टनम, ठीक है? आईएनएस मोरमुगाव, आईएनएस मोरमुगाव, फिर आईएनएस सूरत, आईएनएस सूरत, फिर आईएनएस इम्फाल। ठीक है। तो आईएनएस विशाखापट्टनम तो 2021 में कमीशन हो गया। ठीक है, 2021 में इसको कमीशन कर दिया गया। ये इंडियन नेवी में अपने सर्विंग कर रहा है, सर्व कर रहा है इंडियन नेवी को। आईएनएस मोरमुगाव कल हुआ, यानी कि 2022 में हो गया। ठीक है। अब ये दो जो हैं, आईएनएस सूरत और आईएनएस इम्फाल, ये क्या है, अभी बन रहे हैं और कुछ ट्रायल मोड पे हैं। ये आईएनएस जो सूरत है, इसकी टेस्टिंग हो रही है, ट्रायल मोड पे है। तो ये जल्दी कमीशन हो जाएंगे। जब कमीशन हो जाएंगे तो आपको बता दूंगा मैं। ठीक है। तो ये थी बातें। और चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर, रिव्यू पिटीशन। खैर ये पॉलिटी का टॉपिक है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था। रिव्यू पिटीशन, आर्टिकल 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी दिए गए जजमेंट को रिव्यू कर सकता है इस आर्टिकल के तहत। ठीक है। जैसे कि हमने कोई रिव्यू पिटीशन डाला, पीआईएल डाल दी मैंने। ठीक है। इस पे क्या हो गया, जजमेंट आ गया, जजमेंट आ गया। मान लीजिए कि कल आया, मानते हैं कल आया, कल थी 18 तारीख। ठीक है। 18 तारीख को जजमेंट आ गया। ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि मैं नाखुश हूँ, मैंने कहा कि नहीं, ये अच्छा जजमेंट नहीं है, ये अच्छा जजमेंट नहीं है। ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे फिर से इसको देखना है। तो मेरे पास सिर्फ 30 दिनों का वक्त होता है। आई हैव ओनली 30 days टू फाइल अ रिव्यू पिटीशन इन द कोर्ट। ठीक है। क्योंकि जो रिव्यू पिटीशन है वो सिर्फ 30 डेज के लिए ही काम करता है, यानी कि आपको जजमेंट के बाद 30 दिनों के अंदर रिव्यू पिटीशन डालनी होती है। जो भी आपको जजमेंट मिला है, जो भी आपको सजा मिली है, उसके बिहाफ पे आपको देना होता है। ये जजमेंट जो होता है, ये जो रिव्यू पिटीशन होता है, ये ओपन कोर्ट में नहीं देखा जाता है, ये चैम्बर में देखा जाता है। ठीक है। तो जिस जज ने ये जजमेंट दिया उसके पास पहले जाएगा, और ये जो लॉयर होगा वो ओरली नहीं करेगा। ठीक है, ओरली नहीं करेगा, इस केस पेपर को लिख के ले जाएगा। जो भी केस पेपर होगा वो रिटेन फॉर्मेट में ले जाता है। ठीक है। तो जब रिटेन फॉर्मेट में ले जाता है तो पहले तो जनरली यही देखता है। ठीक है। लेकिन ये जो फिर से अगर मान लीजिए कि वही जजमेंट सुना दिया, कहा कि नहीं जजमेंट मैंने सही दिया है, तो ये जो रिव्यू पिटीशन है ये दूसरे बेंच में जाएगी, यानी कि दूसरे जज के कैबिन में जाएगी, ऑफिस में जाएगी, फिर वहां पे उसके रिव्यू किया जाएगा। तो ये ऐसा चलता रहता है। तो ये रिव्यू पिटीशन है। ये आया क्यों? क्योंकि जो बिल्किस बानो का केस था, बिल्किस बानो गुजरात की हैं ये, इनका केस था। तो इनका जजमेंट आ गया था, इनका जजमेंट आ गया था, और उसमें कन्विक्टेड जो थे उनको रिहा कर दिया गया। तो इस वजह से जो इनकी लॉयर हैं, सुधा गुप्ता आई थिंक नाम है उनका,
तो उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल करने का सोचा है और वो रिव्यू फाइल करने जा रही है, ठीक है। तो इस वजह से ये सुर्खियों में आया है। तो आर्टिकल 137 याद कर लीजिए। आर्टिकल 137 क्या, क्योंकि ये करंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 137 किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये रिव्यू पिटीशन से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है केरला हैज़, ये डेटा रिलेटेड है, काफ़ी सारे डाटा हैं इसमें। तो केरला हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ पासपोर्ट होल्डर्स। केरला के पास सबसे ज़्यादा केरला के पास सबसे ज़्यादा अगर कोई पासपोर्ट है तो केरला के लोगों के पास है पासपोर्ट सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये सारे डाटा आए हैं। मैं इसमें से कुछ बताना चाहूँगा कि जो केरला है, केरला नंबर वन पे है। केरला नंबर वन पे है, लेट मी शो इट। केरला नंबर वन पे है। फिर महाराष्ट्र है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसा फिर महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना है, फिर यूपी है, ठीक है। तो तो ये सारे डाटा आए हैं और इसमें हायरार्की दी गई है। तो ये जो स्टेट है, स्टेट फर्स्ट में केरला है, सेकंड में महाराष्ट्र है, थर्ड में तमिलनाडु है, फोर्थ में यूपी है और फिर पंजाब है, ठीक है। और जो केरला में जो सिटीज़ हैं, जो वो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुन्नूर, मालल्लपुरम, ठीक है, ये टॉप पे है। और सिर्फ शहरों की बात की जाए, सिर्फ शहरों की, तो उसमें मुंबई टॉप पे है और फिर बेंगलुरु आता है, ठीक है। ये बात हुई। फिर ये हम देखते हैं पासपोर्ट इंडेक्स। पासपोर्ट इंडेक्स पे बात करते हैं। तो जो पासपोर्ट इंडेक्स है वो हमारा काफ़ी लो है। रैंक के साथ हम लाई करते हैं, 73 रैंक के साथ हम हैं, 73 के स्कोर से हैं हम। तो पासपोर्ट इंडेक्स जो होता है वो, पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है कि कौन से देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है और कौन सा कंट्री वीज़ा फ्री ट्रैवल अलाउ करता है, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया है, इंडिया को 22 देश ऐसे हैं, 22 देश ऐसे हैं जो वीज़ा फ्री ट्रैवल देते हैं। उसमें से मैं देश अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो और 22 देश ऐसे हैं, 22 देश ऐसे हैं जो वीज़ा फ्री ट्रैवल कराते हैं। और जो वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी है, यानी कि उस देश में जाने के बाद वीज़ा आप लेंगे, वो 48 देश हैं। और जो 125 देश हैं उनमें क्या होता है कि वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और जो सबसे टॉप पे है उस साउथ कोरिया का पासपोर्ट है, दूसरे नंबर पे जापान पे है, फिर ब्राज़ील का है, फिर रशिया का है, फिर साउथ अफ्रीका का है। ऐसे इन सब का ऐसे स्कोर बना हुआ है, ठीक है। तो ये रिलीज़ कौन करता है? पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज़ करता है आर्टन आर्टन कैपिटल, ये रिलीज़ करता है, ठीक है। खैर, तो जो कंट्रीज़ है वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है। नेपाल है एक, भूटान है, फिर म्यांमार है, फिर इंडोनेशिया है। उसके बाद ये जो कैरिबियन कंट्रीज़ है, बारबाडोस, डोमिनिका, ग्रेनिडा, जमैका, सेंट किटी, सेंट नेविस, सेंट विंसेंट एंड द ग्रीक ग्रेट लाइन्स, ट्रिनिडाड टोबागो। बिसाइड्स लैटिन अमेरिका में दो देश हैं, अल सल्वाडोर और हैती, ठीक है, अल सल्वाडोर और हैती। उसके बाद और कंट्रीज़ है पैसिफिक आइलैंड में, जो कंट्रीज़ है वो है माइक्रोनेशिया, वानातू एंड फिजी विथ हाई प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन ओरिजिन सिटीजन। फिजी में सबसे ज़्यादा इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स हमें ले जा रहे थे तो ब्रिटिशर्स का भी ऑक्यूपाई था यहाँ, ये भी कॉलोनी थी एक, फिजी। तो यहाँ पे जो, यहाँ से लेबर सस्ता था, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो ये फिजी लेके जाते थे, जिससे कि वहाँ जाके काम कराते थे। जब इनको फ्रीडम मिली, फिजी को फ्रीडम मिली, तो जो इंडियन ओरिजिन के थे वो वहीं पे बस गए। उसके बाद गाम्बिया और सेनेगल अफ्रीका की कंट्रीज हैं, ये वीज़ा फ्री ट्रेवल देती हैं, ठीक है। तो ये थी बात। एनीवेज, अब चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, द हिंदू की आर्टिकल था, डीप फेक टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी क्या है, व्हाट इज डीप फेक टेक्नोलॉजी? तो चाइना ने अभी क्या किया है, चाइना ने बहुत अच्छा काम किया है, एक काफ़ी अच्छा लग रहा है, साइबर एडमिनिस्ट्रेशन।
वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है साइबर एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि साइबर सिक्योरिटी देखता है, तो चाइना ने ये कहा है कि ये जो हम डीप फेक टेक्नोलॉजी है, इसको हम रोकने के लिए लॉ बना रहे हैं, और इसको रोकने के लिए हम रूल एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, जिसकी वजह से कोई क्राइम ना हो, जिसकी वजह से कोई किसी स्टार को, किसी सेलिब्रिटी को अलग केसों में ना फंसाया जाए, पोर्नोग्राफी में ना इंक्लूड किया जाए, उसका फेस फिर या उसके वॉइस को ना यूज़ किया जाए। तो डीप फेक टेक्नोलॉजी होती क्या है? बेसिकली डीफेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से अगर हम कोई इंसान को किसी इंसान की पिक्चर या उसकी वॉइस को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? किसी वॉइस को हम यूज़ कर सकते हैं और उसके पिक्चर को हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी वॉइस को यूज़ करके हम कोई वीडियो बना सकते हैं, ठीक है? और उसको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली ये गलत कामों के लिए यूज़ होती है, और ये पोर्नोग्राफी में यूज़ होता है, ठीक है? जिसमें किसी सेलिब्रिटी की पिक्चर लेके और उसको एडिट करके और पोर्नोग्राफी में यूज़ कर दिया जाता है, और उसके बाद उसको डिफेम करने की कोशिश की जाती है। मैलिशियस जो एलिमेंट्स होते हैं, उन सब में इसका ज़्यादा यूज़ है। तो इस वजह से डीप फेक टेक्नोलॉजी को जो चाइना है वो कह रहा है कि हम इसको नहीं लाने देंगे। हम ये जो अगर चल रहा है आजकल के एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ऐसा चल रहा है, इसको हम नहीं होने देंगे। इसके लिए हम रूल एंड रेगुलेशन लाना चाहते हैं, रूल एंड रेगुलेशन लाएंगे। और अगर मान लीजिए कि आप किसी की वॉइस को यूज़ करना चाहते हैं, आप किसी की वॉइस को यूज़ करना चाहते हैं, या कि यानी कि आप उसकी कोई एक दूसरी वॉइस बना के यूज़ करना चाहते हैं उसके नेम पे, तो उस पर्सन का आपको क्या चाहिए? हामी चाहिए, ठीक है? मतलब कि उस पर्सन से आप स्वीकृति लेंगे, परमिशन लेंगे कि हाँ, मैं आपकी वॉइस को यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, फिर आप यूज़ करेंगे। तो ये थी डीप फेक टेक्नोलॉजी, इस पे बहुत सारी बातें हुई, पर एक तरह से ये कहा गया है कि जो ऑनलाइन में जितने भी आजकल कंटेंट बन रहे हैं, ऑनलाइन में जितने कंटेंट बन रहे हैं, उन सारे को रोकने का। अब बढ़ते हैं अगली खबर पे। ये छोटी-छोटी खबरें हैं वन लाइनर के लिए, जो एसएससी वाले स्टूडेंट्स हैं वो देख सकते हैं और उनको लिख सकते हैं। तो जो अनिता कुमारी है, इसको फटाफट देख लेते हैं। जो अनिता कुमारी है, जो अनिता कुंडू, सॉरी, अनिता कुंडू अनिता कुंडू, ये हरियाणा की एक पुलिसमैन वुमेन है। हरियाणा पुलिस की हरियाणा पुलिस की एक कॉप है, मतलब कि पुलिस है, हरियाणा पुलिस पुलिस है। इन्होंने 2 बार चढ़ लिया है माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ लिया है, और तीसरी बार अब चढ़ने जा रही है, ठीक है? तीसरी बार चढ़ ली है, 2013 में, 2017 में और 2019 में। 2013 में, 2017 में और 2019 में इन्होंने चढ़ाई कर ली है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु इज़ अनिता कुंडू, ए माउंटेनियरिंग फ्रॉम हरियाणा, ठीक है? हरियाणा पुलिस। अगली खबर कि जो सिंगापुर है, वो सिंगापुर है, जो सिंगापुर से जो फ्लाइट्स आनी है, वो अब डायरेक्टली पुणे भी आ सकती हैं, क्योंकि जो सिंगापुर है वो पुणे को एक एट स्टेशन के तौर पे, या फिर कह सकें डेस्टिनेशन के तौर पे, अपने नेटवर्क में जोड़ लिया है, ठीक है? अगली खबर है, जो पीएम मोदी हैं, जो इंडिया एनर्जी एनर्जी वीक 2023 का, जो कि फरवरी फर्स्ट वीक में होने वाला है, उसकी इनॉग्रेशन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। और वो कहाँ हेल्ड होगा? वो हेल्ड होगा कर्नाटका में, ठीक है? तो इंडिया एनर्जी कर्नाटका में हेल्ड होगा, ठीक है? हाँ, और एक पास बन रहा है, जैसे अभी तवांग में प्रॉब्लम हुई थी, तवांग में जो ठीक है?